हेलो स्टूडेंट। अभी तक हम लोग बीएड के कोर्स के बहुत सारे इम्पोर्टेंट बातों को देखे। असेसमेंट फॉर लर्निंग, लर्निंग एंड टीचिंग, और उसके अनेकों रहस्यों को देखे कि किस प्रकार से सिखाना चाहिए, शिक्षक को किस प्रकार से बच्चों को का इवैल्यूएशन करना चाहिए, ये सारी बातें देखे। आज हम लोग लाइफ साइंस टीचिंग मेथड के बारे में देखेंगे, जो कि एक लाइफ साइंस पढ़ाने वाले टीचर के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने क्लासरूम में किस प्रकार से लाइफ साइंस को अपने बच्चों को बताए, किस प्रकार से लाइफ साइंस को बच्चों में स्प्रेड करे कि बच्चों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद सिद्ध हो। इसके बारे में आज हम लोग थोड़ी सी जानकारी रखेंगे। लाइफ साइंस किसे कहते हैं और क्यों कहते हैं? अगर बीएड के कोर्स में देखें तो सबसे पहला पोर्शन लाइफ साइंस नेचर एंड स्कोप है, जिसमें ये बताया गया है कि लाइफ साइंस है क्या और इसकी प्रकृति क्या है, इसका स्कोप एक टीचर के लिए और एक स्टूडेंट के लिए क्या है, ये बताया गया है। तो हम लोग सबसे पहले शुरुआत इसी से करेंगे कि लाइफ साइंस क्या है। लाइफ साइंस, कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ साइंस, अवधारणा क्या है लाइफ साइंस का। लाइफ साइंस जो कि दो शब्द से बना हुआ है, पहला है लाइफ और दूसरा है साइंस, जिसमें कि सबसे महत्वपूर्ण शब्द है साइंस। साइंस क्या है, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे। साइंस में ये कहा जा रहा है कि साइंस एक ऐसा विषय है जो कि बहुत ही जागरूकता दिलाता है एक मनुष्य को, और वो जागरूकता चाहे वो प्राकृतिक हो या सामाजिक हो, जो आसपास में एक मनुष्य के घटित हो रहे हैं, घटना घट रहे हैं, उसके बारे में ये लाइफ साइंस बताता है। जैसे कि कुछ क्वेश्चन आप लोगों के सामने रखूंगी कि ये हवा क्यों चल रही है। जब हवा चलती है तो मन में ये ख्याल आता है, हवा क्यों चल रही है, बिजली क्या क्यों कड़कती है, बादल क्यों बनते हैं, और वृक्ष धीरे 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 अपने आप कैसे बढ़ता है, मनुष्य जो एक छोटा सा बच्चा होता है वो कैसे बढ़ते जाता है, एक मनुष्य अपने दिमाग का प्रयोग किस तरह से करता है और उस प्रयोग को इस्तेमाल कैसे करता है, और जो फल होते हैं, वृक्षों में फल होते हैं, वो टूटते हैं तो नीचे ही क्यों गिरते हैं। इस तरह से बहुत सारी बातें हमारे इन लोगों के बीच में गूंजती रहती है, और इसी की सत्यता का खोज किया जाता है। ये जो सत्यता का खोज करने का बात आता है और सत्यता तक पहुंचने की बात आती है, तो इसी बात को विज्ञान कहते हैं। तो विज्ञान जो है, अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में इस तरह से बात आती है कि किसी भी चीज़ की जानकारी है जो हमारे सामने जो भी घटित हो रही है, किसी भी चीज़ को जानकारी लेने के लिए जब मनुष्य जागरूक हो जाता है, जिज्ञासु हो जाता है, तो वो किसी न किसी रूप में उसको तृप्त करना चाहता है। तृप्त करने के लिए, उस सत्यता को खोजने के लिए वो अनेकों काम करता है, प्रयोग करता है, सहयोग करता है, आंकड़े निकालता है। आंकड़े निकालने के बाद उनको इंटरप्रिटेशन करता है, और इंटरप्रिटेशन करने के बाद एक सच्चाई तक पहुंचता है कि ये आखिर है क्या। किसी ना किसी तरह से वो खोजने की कोशिश करता है कि इस कारण का सच्चाई क्या है, और सच्चाई का जिस प्रकार से अ, सामने आता है, वो सामने जो आता है उसके आधार पर उस सच्चाई को ही एक खोज मान लिया जाता है। ये जो सच्चाई खोजने का चीज़ है, जो हमारे पर्यावरण के आसपास जो भी बातें घटित हो रही है, उस सच्चाई को जो खोजने का कारण हो रहा है, इस खोजने के वस प्रकार को, प्रकृति को ही विज्ञान के नाम से जाना जाता है। अगर हम विज्ञान के इस अर्थ को समझने की कोशिश करें, तो सत्यता को खोजने के बाद जो उसकी प्रकृति है, उसके नेचर है, सत्यता जब हमें मिल जाती है तो उसकी प्रकृति को खोजने के बाद उसके
यथार्थ रूप को जब स्वीकार करते हैं तो यही विज्ञान की प्रकृति होती है। और ये विज्ञान की जो प्रकृति है वो प्रक्रिया के रूप में हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। एक विज्ञान को पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के रूप में उस प्रक्रिया को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बल्कि उस परिणाम को एक्सेप्ट करके उस पर बिलीव करते हैं और उसी के आगे चलाते हैं, आगे नॉलेज को चलाते हैं। जैसे कि अगर इस कॉन्सेप्ट को देखा जाए कि जब न्यूटन ने ये खोज किया कि जब फल, सेब का फल जब सेब के पेड़ से नीचे धरती पे गिरता है तब उसके सामने एक क्वेश्चन आता है कि ये सेब का फल जो है ये धरती पे क्यों गिरा। और इसी के सत्यता को खोजने के लिए उसने बहुत सारे रिसर्च किए, बहुत सारे खोज किए, बहुत सारे विधियों को निकाले, बहुत सारे आंकड़ों को निकाले और उसके बाद इंटरप्रिटेशन करने के बाद गुरुत्वाकर्षण को उन्होंने आविष्कार किया, गुरुत्वाकर्षण बल को आविष्कार किया। और जिसकी प्रकृति को, वो प्रक्रिया जो कि फल गिरने का प्रक्रिया हो रहा था उसको अस्वीकार करते हुए, वो प्रक्रिया को देखते हुए ये जाने कि किस प्रकार से ग्रेविटेशनल फोर्स है जो हर चीज को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। कहने का अर्थ है कि उस परिणाम को ही समझे और जाने कि हर वस्तु को पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करता है, जिसके कारण से ही हमारे पृथ्वी में जितने भी वस्तुएं हैं पृथ्वी के साथ लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, इसी के कारण हुआ। कहने का अर्थ है कि विज्ञान की जो भी प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को स्वीकार न करके उसके परिणाम को ही स्वीकार किया जाता है। और अगर हम लोग इस विज्ञान की पद्धति को देखेंगे तो हम लोग देख पाएंगे कि विज्ञान एक तरह से संगठित भंडार है, बॉडी ऑफ नॉलेज है, सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है। और इसके द्वारा ही हम लोग विज्ञान को जान पाते हैं। सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज के द्वारा ही इस बात को जान पाते हैं कि किस प्रकार से साइंस चलता है, विज्ञान चलता है। और इस साइंस के द्वारा ही हम लोग जान पाते हैं कि विज्ञान विभिन्न सूचनाओं और उससे संबंधित जितने भी फैक्ट्स हैं, तथ्य हैं, और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट और जितने भी साधारण सी या सामान्यकरण, सामान्य जैसी बातें हैं, वो विज्ञान के अंतर्गत आती है या फिर विज्ञान की जानकारी के अंतर्गत आती है। हर वैज्ञानिक बातों में, हर कौन में एक खास उसकी अपनी सूचना होती है, उसके अपने तथ्य, फैक्ट्स होते हैं, उसके अपने कॉन्सेप्ट होते हैं, जो कि हर चीज़ में जनरलाइजेशन किया हो रहता है, उसमें सामान्यीकरण किया हो रहता है। जैसे कि इसके साथ संबंधित वो है, उसके साथ संबंधित वो है। जैसे कि गुरुत्वाकर्षण बल में जो फल नीचे आया उससे संबंधित सारे पृथ्वी के वस्तु हैं जो कि हर वस्तु को अपनी ओर खींच रही हैं। साथ ही साथ विज्ञान में हर कॉन्सेप्ट, हर तथ्य के साथ, हर वैज्ञानिक कॉन्सेप्ट के साथ एक नियम जुड़ा हुआ है। जैसे गुरुत्वाकर्षण के नियम है, थॉर्नडाइक के नियम हैं, और भी अनेकों नियम हैं, न्यूटन्स लॉ हैं, एटॉमिक लॉ है, नियम है। विज्ञान जो है नियमों से घिरा हुआ है। अगर उसके नियम है, प्रक्रिया है, तो वो किसी न किसी नियम से जुड़ा हुआ है, ये बताता है विज्ञान। और विज्ञान के अपने सिद्धांत हैं। अगर ये मान लिया जाए कि विज्ञान जो है उसकी एक सैद्धांतिक और व्यवहारिक ज्ञान है और उसका एक सैद्धांतिक और व्यवहारिक ज्ञान का पूरा भंडार है, तो ये हम लोग एक्सेप्टेबल है विज्ञान के बारे में, ये जानकारी है। अगर देखा जाए तो विज्ञान को इस आधार पे, नियम, प्रक्रियाओं, तथ्यों के आधार पे विज्ञान हमारे चारों ओर चलने वाली हर प्राकृतिक स्थिति, हर चीज में विज्ञान है। जैसे ये पेड़ हैं, पौधे हैं, किताबें हैं, पहाड़ हैं, पेन है, पेंसिल है, जानवरें हैं, जो हमारे आसपास सारा इन्वायरमेंट बना रहा है। इसमें अगर देखें तो हर वस्तु में और उसका अपना एक कॉन्सेप्ट है, अपना फैक्ट्स है
और सारी वस्तुएं ऑर्गेनाइज्ड है, सिस्टमेटिक है और सिस्टमेटिक वे में चल रही है, अपना प्रक्रिया दोहरा रही है, अपने काम को कर रही है। और इस प्रक्रिया और इस तरीकों को देख करके अगर हम लोग देखें, समझें इस बात को, तो विज्ञान को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है भौतिक विज्ञान, दूसरा है रसायन विज्ञान और तीसरा है लाइफ साइंस या जीव विज्ञान। अगर हम लोग देखें तो जीव विज्ञान को 2 भागों में बांटा गया है, वनस्पति विज्ञान या बॉटनिकल साइंस और प्राणी विज्ञान यानी कि जूलॉजिकल साइंस। यहाँ पे जो विज्ञान है वो वास्तव में इसका पूर्ण अर्थ हम लोग इस रूप में नहीं मान सकते कि जिससे कि हम लोग उसकी प्रकृति और उसके नेचर, उसके ऑल ओवर कॉन्सेप्ट को जान लेने के लिए ही विज्ञान हमारे पास नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा ज्ञान का भंडार है जिसको कि हम लोग मूल रूप से प्रक्रिया के रूप में नहीं सोच सकते, यानी कि केवल उसमें प्रक्रिया है ऐसा कुछ नहीं है। विज्ञान एक ऐसा विषय है जिसको पाने के लिए, जिसको देखने के लिए, सत्य की खोज करने के लिए एक राह है। इसीलिए विज्ञान जो है वो ऐसा कहा जाता है कि ये अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है, महत्वपूर्णता रखता है। और इस उसके किसी भी कॉन्सेप्ट के बात को जानने का, एक कॉन्सेप्ट के अंदरूनी या ख़ास बात तक जाने का एक मूल कॉन्सेप्ट है ये विज्ञान, जिसके द्वारा आगे की ओर जाया जा सकता है। यहाँ पे जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, जो विज्ञान के द्वारा दे रहा है, वो किसी ना किसी तरह से किसी ना किसी कार्य से संबंधित है, रिलेटिव है, ताकि वो जो है किसी ना किसी रूप में अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सके। या फिर कह सकते हैं कि हर प्राकृतिक कारण या हर भौतिक कारण या हर रासायनिक कारण के पीछे कोई ना कोई प्रभाव या कोई ना कोई कारण छुपे हुए हैं। ये जो कोई कारण जो छुपे हुए हैं, इसमें किसी ना किसी रूप में एक ऐसी बात छुपी हुई है जिससे कि निष्पक्ष रूप से खोज किया जाना चाहिए और धीरे धीरे ज्ञान को इकट्ठा किया जाना चाहिए। जितने भी नॉलेज विज्ञान के सर्च के द्वारा, खोज के द्वारा एक नए कॉन्सेप्ट का डिस्कवर हो रहा है, ये इकट्ठा किया जाना चाहिए और जिसके कारण ही ये एक एक कॉन्सेप्ट करके आगे की ओर बढ़ा जाया जा सकता है और एक नए कॉन्सेप्ट को लेकर के सामने आया जा सकता है। अगर हम लोग देखें तो विज्ञान की आधारभूत कुछ खास विशेषताएं हैं जिसको हम लोग साइलेंट फीचर्स ऑफ साइंस कहा जा सकता है। कि विज्ञान में ये कहा नहीं जा सकता कि किस प्रकार से ये काम हो रहा है और किस प्रकार से काम नहीं हो रहा है, या फिर इसकी प्रकृति कहाँ कहाँ तक मेल खा रही है और कहाँ कहाँ तक मेल नहीं खा रही है। कह सकते हैं कि ये जो मेल खाने वाली बातें हैं, ये किस रूप में काम आ रही है और किस रूप में काम नहीं आ रही है। अगर हम लोग इसको प्रश्न के रूप में देखें, खोज के लिए अगर किसी प्राकृतिक बातों में या भौतिक बातों में या रासायनिक बातों में किसी खोज के लिए देखें, या फिर कह सकते हैं कि साइंस में अगर हम लोग किसी खास बात में गौर कर रहे हैं तो उसमें कुछ बातों का सामने आना एक सर्च को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी होता है। जैसे कि विज्ञान में किसी कॉन्सेप्ट के लिए ये क्वेश्चन होता है कि क्या था या क्या होना चाहिए, कैसे है, क्यों हो रहा है, ये बातें क्यों हो रही हैं, और ये प्रोसेस अगर चलता रहे, जैसे कोई बीमारी अगर चलता रहे, कंटिन्यूअसली चलता रहे, तो अंतिम में क्या होगा। अगर ब्लड अगर फ्लो करता रहे तो अंतिम में क्या होगा। अगर मनुष्य अगर किसी काम को लगातार से करता रहे तो शाम तक क्या होगा। इस तरह की बातें आती हैं और ये विज्ञान की खास विशेषता है कि जब भी विज्ञान की बात हो तो ये सारे प्रश्न बनाया जाता है ताकि जिस बात के लिए सर्चिंग की बात हो रही है उस लक्ष्य तक पहुंचा जा सके, देखा जा सके, ये बात आती है।
अगर दूसरी बात में देखें तो विज्ञान के लिए जो खास पद्धति होती है, खोज के लिए जो खास पद्धति होती है, उसे वैज्ञानिक पद्धति या साइंटिफिक मेथड का नाम दिया जाता है। और अगर देखा जाए तो ये अन्य पद्धतियों के अलावा, कहने का अर्थ है कि वैज्ञानिक पद्धतियों के अलावा और भी जो पद्धति होती है उस पे जो जिस बात के लिए खोज हो रही है, जिस बात में सर्च हो रही है, उस पद्धति से बिल्कुल ही भिन्न होती है। और ये जो भिन्नता दिखाई पड़ती है ये बहुत ही निष्पक्ष होती है और वैध होती है और बहुत ही विश्वसनीय होती है। अगर कहा जाए तो वैज्ञानिक विधि, अगर हम लोग किसी बात को खोज रहे हैं तो उसमें जो वैज्ञानिक विधि लागू कर रहे हैं उसमें निष्पक्षता होती है। ये वैलिड होता है, वैध होता है, रिलायबल होता है और डिफिनाइट होता है और ये बहुत ही ऑब्जेक्टिव, छोटे रूप में खोजने वाली बात होती है। और अगर देखा जाए तो वैज्ञानिक, ये जितने भी वैज्ञानिक कारक होते हैं, खोज होते हैं, उसमें सीखने के लिए जितने भी साधन का उपयोग किया जाता है, जितने भी उपकरण का प्रयोग किया जाता है, जितने भी कॉन्सेप्ट का प्रयोग किया जाता है, जितने भी लॉज का प्रयोग किया जाता है, ये सारी बातें देखा जाए तो इसमें पूरी तरह से विश्वसनीयता होता है, इसमें पूरी तरह से रिलायबल बातों पे काम किया जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं होता है। और अगर देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट पे ये काम करता है। ये जो कॉन्सेप्ट में काम करने वाली बातें हो रही हैं वो निश्चित रूप से पूर्ण और वैध होती है, विश्वसनीयता उसमें होती है और बहुत सारे छोटे पॉइंट होते हैं या फिर कह सकते हैं वस्तुगत होती है। और जितने भी काम होते हैं उसके छोटे छोटे रूप को पहले सत्यापित कर लिया जाता है और उसको वेरीफाइड करके ही काम किया जाता है कि ये जो भी काम किया जा रहा है इसमें ये आंसर आएगा ही आएगा। ये छोटे रूप में कर लिया जाता है, तब फिर आगे बड़े रूप में किया जाता है। ये पूरी तरह से यूनिवर्सल होता है, पहले चेक कर लिया जाता है कि ये यूनिवर्सल है या नहीं है। और इसके जो भी नियम और सिद्धांत होते हैं ये पूरी तरह से व्यवस्थित और संगठित होते हैं और इसमें पूरी तरह से आगे काम करने के लिए कार्यकृत होते हैं। अगर विज्ञान को देखा जाए पूर्ण रूप से तो हम लोग, अगर भारत देश में देखा जाए तो भारतीय बहुत ही ईश्वर पे विश्वास करने वाले होते हैं, रियलिस्टिक पे थोड़ा सा कम पीछे रहते हैं और विज्ञान इस बात पे भरोसा नहीं करता है। विज्ञान ये कहता है कि जितने भी घटनाएं हो रही हैं उसका कोई ना कोई कारण है और किसी बिना कारण के कोई भी घटना नहीं हो रही है और सब में कॉन्सेप्ट है, एक लॉज है जिस लॉ के द्वारा सारे काम हो रहे हैं, इस तरह की बातें आ रही हैं। तो ये भी विज्ञान की एक प्रकृति है कि इसमें कोई भी दैवीय घटना नहीं होती है और इसमें सारी घटनाएं जो होती हैं किसी न किसी भौतिक कारण से घटित होती हैं और इसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई निश्चित नियम या क्रम या लॉज, जिसकी बात मैं अभी कर रही थी, नियम और क्रम होते हैं। और जितने भी घटनाएं घटित हो रही हैं उसका एक वैज्ञानिक स्तर से, नियम से और स्टेप वाइज स्टेप सारे कामों को करने का प्रकृति होता है, ये विज्ञान बताता है। विज्ञान के बारे में एक बात और भी है कि विज्ञान जो है ज्ञान का भंडार होता है और इसके द्वारा बहुत सारी जानकारी, विज्ञान के द्वारा बहुत सारी जानकारी हमें प्राप्त होती है, मिलती है। विज्ञान जो है उसमें बहुत सारी विषय रहते हैं और ये जो विषय हैं अगर हम लोग देखें तो इसको विज्ञान की शाखाएं या ब्रांचेस ऑफ साइंस के नाम से जान सकते हैं। अगर देखा जाए तो इसको, विज्ञान को उप विषयों में बांट सकते हैं, जैसे कि भौतिक शास्त्र है, फिजिकल साइंस, रसायन शास्त्र, केमिकल साइंस या केमिस्ट्री, जंतु विज्ञान, जूलॉजी और वनस्पति विज्ञान, बॉटनी। और भी हैं जैसे कि माइक्रोबायोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी है, मेडिकल साइंस है, ये सारे विज्ञान की शाखाओं के अंतर्गत आता है। जो जीव विज्ञान है और बॉटनी है,
ये दोनों विषय को मिला कर के ही लाइफ साइंस कहा जा रहा है। लाइफ साइंस किस लिए कहा जा रहा है? जीव विज्ञान और उसके अर्थ और उसके कॉन्सेप्ट में इसको हम लोग बहुत ही बारीकी से जान पाएंगे। जीव विज्ञान जो है, क्यों है जीव विज्ञान? अगर हम लोग देखें तो इसका नाम जीव विज्ञान क्यों कहा जाता है? जीव विज्ञान इसलिए कहा जाता है, पहले के कॉन्सेप्ट में इसे बायोलॉजिकल साइंस कहा जा रहा था। बायोलॉजिकल साइंस मतलब जिसमें जीवन है। लाइफ साइंस मतलब भी बायोलॉजिकल साइंस के ही रूप में होता है कि जिसमें जीवन है, और इसे बायोलॉजिकल साइंस से नाम बदल करके इसको अब हम लोग लाइफ साइंस कहते हैं, ताकि ये पूरी तरह से क्लियर हो जाए कि दोनों में ही जीवन है। चाहे वो बॉटनिकल साइंस हो, चाहे वो जूलॉजिकल साइंस हो, सब में अपनी अपनी क्षमताएं हैं। वो अपना ग्रोथ करते हैं, पॉपुलेशन बढ़ाते हैं, और पॉपुलेशन बढ़ाने के साथ साथ में ये बात आती है कि किस प्रकार से वो काम कर रहे हैं। यहाँ पे जो ग्रोथ की बात आ रही है, जो जिस विषय में बात आ रही है, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो बहुत ही सालों से जीव विज्ञान को इसी रूप में देखा जा रहा है। लाइफ साइंस को बॉटनिकल साइंस एंड लाइफ साइंस के रूप में देखा जा रहा है। और विज्ञान के लर्निंग के लिए, टीचिंग के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि किस प्रकार से विज्ञान को देखा जाए, समझा जाए, काम किया जाए इसके ऊपर में। ये बात हमेशा आई है। विज्ञान जो है अभी तक करिकुलम में देखा गया है कि जितने भी विज्ञान के विषय हैं वो एकीकृत या फिर समन्वित दृष्टिकोण या इंटीग्रेटेड अप्रोच के रूप में ही अभी तक हर जगह इसको मान्यता मिली हुई है। मान्यता इस रूप में मिला हुआ है कि विज्ञान में बहुत सारे शाखाएं होती हैं, जैसा अभी हम लोग बात कर रहे थे, जैसे कि भौतिक शास्त्र है, फिजिकल साइंस, केमिकल साइंस एंड लाइफ साइंस। और इसको स्कूलों में अलग अलग ना पढ़ा करके केवल एक विषय के रूप में पढ़ाया जाए, ये बताया जाता है। एक विषय में पढ़ाने के लिए, या फिर कह सकते हैं कि साधारण विज्ञान के रूप में पढ़ाने के लिए, एकीकृत रूप में पढ़ाने के लिए इसे इस रूप में देखा जाता है कि लोग ये सोचते हैं कि जो भी विज्ञान का विषय है जी, वो हर मनुष्य के लिए साधारण है, आम है, और विज्ञान के हर मनुष्य को उतनी ही जानकारी दी जानी चाहिए जितना उसके लिए आवश्यक है। अनेक बेसिक कॉन्सेप्ट ही एक साधारण आम इंसान को जरूरी है। अगर हम लोग देखें कि लाइफ साइंस में और फिजिकल साइंस और केमिकल साइंस को देखें तो इसमें बहुत सारी सूक्ष्म सूक्ष्म और बारीक बारीक सी बातें हैं। सूक्ष्म सूक्ष्म और जो बहुत सारी बारीक बातें हैं वो आम इंसान के लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है, और उतनी गंभीर नॉलेज की या अध्ययन की उसे आवश्यकता नहीं है। क्योंकि ये मानना है कि हर व्यक्ति में उसकी अपनी आम जो खास ज़रूरतें हैं, बच्चे की हर ज़रूरतें हैं, वो उसके गंभीरता या गंभीर आवश्यकता के अनुसार नहीं है। कहने का अर्थ यहाँ करिकुलम में इंटीग्रेटेड साइंस की जो बात होती है, फिजिकल साइंस, केमिकल साइंस और लाइफ साइंस जो एक में एकीकृत के रूप में रहती है, या फिर एक ही बुक में तीनों विषयों का समावेश जिसमें रहता है, तो यहाँ जो समावेश है उसमें बात केवल बच्चों को सामान्य जानकारी देने की होती है, गंभीर जानकारी नहीं देने की होती है। कारण यह है कि हर बच्चा एक खास क्षेत्र में जाए ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। हर बच्चे के लिए
उसे विज्ञान की बेसिक जानकारी ही ज़रूरत है, उसके बारे में जानकारी दी जाती है। ये जो बेसिक ज़रूरत इस बात पे कहा जा रहा है कि बच्चा उस विज्ञान की बातों को जान करके, जो उसे इंटीग्रेटेड कोर्स में, एकीकृत कोर्स में बताया जा रहा है, वो जान करके वो उसके बारे में अपने जीवन से संबंधित बेसिक नॉलेज रखे और उस बेसिक नॉलेज के साथ में वो उस पे, इस बात पे गंभीरता से ध्यान दे कि उसके जीवन में ये जो साधारण से विज्ञान के बारे में बताया जा रहा है वो उसके जीवन के लिए कितना आवश्यक है। जैसे कि अगर बच्चे को इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताया जा रहा है, जो कि आज के आधुनिक समय में हर व्यक्ति के जीवन में एक आम सा अ, कार्य है इलेक्ट्रिसिटी। जैसे हर घर में पंखे चलाना है, बिजली चलाना है, बल्ब चलानी है। अभी अधिक आधुनिक रूप में देखा जाए तो हर घर में रेफ्रिजरेटर है। अधिकतर घरों में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स के गैजेट्स होते हैं। इस रूप में अगर देखा जाए तो बच्चे के लिए इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बेसिक नॉलेज की ज़रूरत होनी चाहिए, ताकि वो उससे मिलने वाले लाभ और हानि के बारे में जान जाए। अगर बच्चों को फूल के बारे में जानकारी दी जा रही है तो खास रूप से इस रूप में दिया जाता है, इस कारण से दिया जाता है कि एक बालक ये जान पाए कि उस फूल से उसे क्या लाभ है, दुनिया में कितने प्रकार के फूल हैं, और अ, वो फूल एक मनुष्य के लिए कितने अच्छे हैं, और इस फूल से फल बनता है और फल से ही एक नए पौधे की का विकास फिर से होता है और फिर से वो बड़े होने के बाद फूल होता है। इस बात की जानकारी देने की कोशिश की जाती है विज्ञान के विषय में। और इसी प्रकार से केमिस्ट्री में भी दी जाती है, जब हम हल्दी, नींबू और अनेकों ऐसे खाद्य पदार्थ जिसका केमिकल वैल्यू हमारे जनरल लाइफ में बहुत ज़्यादा होते हैं, उसके बारे में जानकारी से बच्चों को बहुत सारी जानकारी मिलती है कि हमारे शरीर में केमिकल्स का क्या वैल्यू है और क्यों है, किस प्रकार से एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग किस प्रकार से इस केमिकल से अपना जीवन चलाता है। और अनेकों चीज़ें, जैसे हमारे पास अभी लोहा है जो कि केमिकल है, एक पीरियोडिक टेबल का एक ऐसा केमिकल है, मेटल है जो कि आम जिंदगी में काम आता है। प्लास्टिक्स हैं और बहुत सारे ऐसे वस्तु हैं जो कि हमारे आम जीवन में काम आता है। तो इंटीग्रेटेड कोर्स में, इंटीग्रेटेड अप्रोच में ये बताने की कोशिश की जाती है कि एक साधारण से इंसान के लिए ये वैज्ञानिक विषय, ये विज्ञान के विषय जो कि हर व्यक्ति के लिए ज़रूरत है, वो किस प्रकार से हर मनुष्य में के जीवन में काम आ रही है, ये इंटीग्रेटेड अप्रोच में बताया जाता है। जो कि अ, अगर सामान्य रूप से देखा जाए तो मैट्रिक तक इंटीग्रेटेड अप्रोच से ही पढ़ाया जाता है। ये इसका काम ही यही है कि बहुत सारे पक्षों को छूते हुए एक व्यक्ति को उसके भावी जीवन के लिए सबल बनाते हुए आगे की ओर ले जाया जाए। अगर हम लोग इसके आगे देखें कि एक व्यक्ति, एक बच्चा इसके आगे की पढ़ाई करता है, ये जानने की कोशिश करता है कि आगे विज्ञान में क्या है। जब वो अपनी 10वीं की परीक्षा पास कर लेता है और उसके पास ये जिज्ञासा रहती है कि और भी विज्ञान के विषय में, जीव विज्ञान के विषय में, लाइफ साइंस के विषय में जानकारी लिया जाए, तो इस बात की ओर इंडिकेट करता है वह व्यक्ति कि उसे विज्ञान का गंभीर अध्ययन कराया जाना चाहिए, या फिर कह सकते हैं कि उसे इस बात में शामिल करना चाहिए कि जिससे कि वो विज्ञान विषय के बहुत सारे डिफरेंस फेजेस या अंगों के बारे में, शाखाओं, विभिन्न शाखाओं के बारे में, जो कि विज्ञान विषय का महत्वपूर्ण अंग है, उसके बारे में बारीक से बारीक जानकारी इकट्ठा करें। और उस बारीक से बारीक जानकारी इकट्ठा करने के साथ साथ
वो उसके साथ एक डिसिप्लिनरी अप्रोच या फिर जिसको कहते हैं अनुशासित अप्रोच को अप्लाई करे अपने लाइफ में, और विज्ञान के विभिन्न विषयों को या स्कूल में या कॉलेज में पढ़ाए जाने वाले विज्ञान के विभिन्न विषयों के विभिन्न शाखाओं या फिर विज्ञान के विभिन्न शाखाओं के बारे में जानने की कोशिश करें, या एक शिक्षक उसको पढ़ाने की कोशिश करे। अगर हम देखेंगे कि जैसे ही एक बालक एक बच्चा 10th पास कर लेता है, तो 10th पास करने के बाद वो जिसे भी विज्ञान विषय को अच्छे से जानकारी लेने की इच्छा है, विज्ञान विषय में आगे बढ़ने की इच्छा है, वो 10+2 में जब वो एडमिशन लेता है तो इन्हीं किसी एक ब्रांच में, जैसे कि अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि विज्ञान के खास 3 मुख्य ब्रांचेस है, फिजिकल साइंस, केमिकल साइंस और लाइफ साइंस। तो इन तीनों में से एक ब्रांच को वो एक्सेप्ट कर लेता है ताकि वो उस किसी एक खास ब्रांच के बारे में, चाहे वो फिजिकल साइंस हो, चाहे वो केमिकल साइंस हो, चाहे वो लाइफ साइंस हो, किसी एक विषय में गहन अध्ययन कर सके, उसके हर छोटे छोटे बातों में, हर छोटे अप्रोचेस में वो जानकारी हासिल करे और देखे कि क्या है और क्यों है, इस तरह से जानकारी हासिल करे। तो अगर देखें तो इसमें जो भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, प्रशिक्षण महाविद्यालय हैं या कॉलेजेस हैं, उसमें इस प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का बहुत प्रभाव पड़ा है। जहाँ पहले विज्ञान के प्रशिक्षण के समय में साधारण विज्ञान की आवश्यकताओं को खास रूप से बल दिया जाता था, साधारण विज्ञान की बातों को फोकस किया जाता था। अब वहाँ लाइफ साइंस को और फिज़िकल साइंस के रूप में 2 विषयों के बारे में स्टूडेंट्स को बताया जाता है जब वो बीएड के कोर्स में एडमिशन लेता है और जानता है, और यहाँ पे कुछ बातों को खास रूप में वो जानने की कोशिश करता है। और या फिर अगर देखा जाए तो स्कूल में एक शिक्षक जब पढ़ाने जाता है तो स्कूल के स्तर के रूप में इस विज्ञान के विषय को एक शिक्षक के लिए 2 भागों में बांट दिया जाता है। सबसे पहला है भौतिक विज्ञान और दूसरा है जीव विज्ञान, फिजिकल साइंस और लाइफ साइंस। फिजिकल साइंस को यहाँ पे 2 मुख्य विषयों में बांट दिया गया है, भौतिक और जिसको फिजिकल, और दूसरा है केमिकल या केमिस्ट्री, और ये 2 भागों में भौतिक विज्ञान को बांट दिया गया है। उसी प्रकार से जीव विज्ञान, इसको भी 2 भागों में बांटा गया है, प्राणी विज्ञान, जूलॉजिकल साइंस और बॉटनिकल साइंस। ये इसमें कहें तो जिस तरह से फिजिकल साइंस और केमिकल साइंस मिला करके फिजिकल साइंस बनता है, उसी प्रकार से अगर देखें तो बॉटनिकल साइंस और जूलॉजिकल साइंस मिला करके लाइफ साइंस बनता है। और यहाँ पे जो इस तरह से बताया जाता है कि यहाँ फिजिकल साइंस अगर है तो फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री, इस दोनों का बहुत बारीकी से अध्ययन करने को दिया जाता है, और इसमें जितने भी टर्म्स एंड कंडीशन हैं, या फिर कह सकते हैं जितने भी फिज़िकल प्रोसेस हैं, फिज़िकल कंटेंट इंस्ट्रूमेंट हैं, वो सारे पदार्थों के जितने भी स्रोत हैं, जितने भी मीडियम हैं, उसके एबिलिटी, गुण या धर्म के बारे में, गुण के बारे में बताने की कोशिश की जाती है, दिखाने की कोशिश की जाती है। और उसी प्रकार से केमिकल साइंस में भी इस तरह से बात की जाती है, केमिस्ट्री में भी इस तरह से बात की जाती है। ये इसके जो नेचर्स हैं, गुण हैं, उसमें अध्ययन करने के साथ साथ में उसका एनालिसिस करना, विश्लेषण करना, संश्लेषण करना जैसी बातों को जानने का एक स्टूडेंट को मौका मिलता है, जिससे कि वो उस बारे में जान पाता है, देख पाता है। अगर हम लोग देखें तो जीव विज्ञान में भी कुछ इसी तरह से बातें आती हैं। लाइफ साइंस, जब एक व्यक्ति
पढ़ता है, एक शिक्षक पढ़ता है या एक स्टूडेंट्स पढ़ता है, तो उसमें उसे इन दोनों विषयों के बारे में गंभीर जानकारी लेने की फ़ायदे आते हैं, मिलते हैं उसे। जैसे कि जैसे दो विषय इसमें हैं, जूलॉजिकल साइंस और बॉटनिकल साइंस। ये जो जूलॉजिकल साइंस है, जूलॉजिकल साइंस किस रूप में काम आ रहा है, किस रूप में काम नहीं आ रहा है, इस बात में देखने को मिल रहा है। यहाँ जो है इसमें भी यही है कि लाइफ साइंस जब एक स्टूडेंट पढ़ रहा है तो वो उसके कैरेक्टर के बारे में, उसकी क्वालिटी के बारे में जान पाता है, उसके विशेषताएं, गुण के बारे में जान पाता है, कैरेक्टर के बारे में जान पाता है, और उसका एक सिलसिलेवार वाइज अध्ययन करता है। जैसे अगर हम लोग देखें तो एक मनुष्य का सबसे छोटा यूनिट, मनुष्य के शरीर का, या फिर एक एनिमल के शरीर का सबसे छोटा यूनिट जो कि सेल होता है, अगर हम इसमें गहन अध्ययन के बारे में बात करें तो ये बताया जाता है एक ही ब्रांच में, अगर चाहे वो बॉटनिकल साइंस हो, चाहे वो जूलॉजिकल साइंस हो, किसी एक ही ब्रांच में ये बताया जाता है कि एक जीव का, एक जूलॉजिकल एनिमल का जो एक छोटा सा सेल होता है, उसमें उस सेल में क्या कैरेक्टर होते हैं, क्यों कैरेक्टर होते हैं, किस लिए होते हैं, और उस किस लिए होने के कारण इसकी क्वालिटी क्या क्या होते हैं, ये क्या क्या काम आ सकते हैं, कहाँ कहाँ काम आ सकते हैं, क्यों आ सकते हैं, इससे हर जंतु को क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, किस लिए इसके काम आते हैं, जैसी बातें आती हैं। जैसे अगर इसको विस्तार रूप से कहें तो एक सेल के बारे में पढ़ रहे हैं तो सेल में कितने सारे बॉडीज़ हैं। जैसे सेल के सेल मेम्ब्रेन है, डीएनए है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है, आरएनए है, ठीक है। डीएनए किस प्रकार से अपना एक कैरेक्टर आता है, और उस कैरेक्टर में क्या क्या क्वालिटी है, और उस डीएनए के एक छोटे से कैरेक्टर एंड क्वालिटी से क्या क्या बेनिफिट होते हैं, क्यों होते हैं, इस तरह की बातें आती हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि उस कैरेक्टर से एक नया जो भी जीव बनेगा उसी डीएनए के आधार पे बनेगा, और वो डीएनए जनरेशन टू जनरेशन पास होते जाएगा। डीएनए और आरएनए, आरएनए का काम क्या है? आरएनए का काम प्रोटीन सिंथेसिस करना है, और रफ राइबोसोम है, स्मूथ राइबोसोम है, इसके अपने अपने काम हैं। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो किस काम में आता है? सेल को सुरक्षा देता है। अब उसी तरह से सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन का क्या काम आता है? वो सेल का सुरक्षा देता है। इसी तरह से हर ऑर्गेनल जो कि सेल के अंदर है, सेल के अंदर काम देता है, और इसके अपने भी, हर ऑर्गेनल के अपने अपने लंबे लंबे बातें हैं जो कि हर जीव विज्ञान को जानने वाला स्टूडेंट को जानना पड़ता है, उसकी गहन अध्ययन करना पड़ता है। अगर हम लोग देखें तो फिजिकल साइंस में जिस प्रकार से निर्जीव वस्तुएं के बारे में जानकारी लेने की बात आती है, उसी प्रकार से लाइफ साइंस में सजीव वस्तुएं या सजीव दुनिया के बारे में, जिसमें जंतु भी है और वनस्पति भी है, ये दोनों शामिल होते हैं। अगर हम लोग साइंस को देखेंगे तो इसमें सजीव और निर्जीव दोनों प्रकार के रचनाओं के बारे में, जो कि हमारे इन्वायरमेंट के में सभी तरफ मिलते हैं, पाए जाते हैं, इसकी प्रकृति के बारे में जानने और समझने और सोचने और बारीकी से देखने के बारे में किया जाता है। और यही जो बारीकी से देख रहे हैं, हमारे आसपास में जो भौतिक घटनाएं हो रही हैं, जैविक घटनाएं हो रही हैं, इसके बारे में जानना ही विज्ञान शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। अगर सजीव और निर्जीव को बांटने वाली बात आएंगी तो इसे भौतिक विज्ञान शिक्षण और जीव विज्ञान शिक्षण दो अलग अलग रूपों में नाम देकर के बताया जा रहा है। यहाँ पे जो दो अलग अलग रूप में नाम बताया जा रहा है, उसमें अगर ग्रेजुएशन लेवल में जो भी कोर्स आते हैं उसको देखा जाए तो अगर कोई स्टूडेंट्स फिज़िकल साइंस या केमिकल साइंस या फिजिक्स या केमिस्ट्री ले करके पढ़ रहा है, तो अगर वो बीएड में एडमिशन लेता है तो उसे टीचिंग सब्जेक्ट के रूप में भौतिक विज्ञान शिक्षण, टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस
चुनने की स्वतंत्रता रहती है, वो उस विषय में को चुन सकता है। और अगर एक स्टूडेंट वनस्पति शास्त्र या फिर जूलॉजिकल सब्जेक्ट लिया है, जूलॉजी साइंस लिया है, तो उसे लाइफ साइंस सीखने की, प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से उसे अलग अलग विषयों के रूप में अलग अलग बातों को सीखने की ज़रूरत आ जाती है। और यहाँ पे जो बातें सीखी जा रही हैं, देखी जा रही हैं, वो हर कॉलेज में ये बातें बताई जाती हैं ताकि वो सीख सके या जान सके, या फिर कह सकते हैं कि इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख कर के ऐच्छिक विषयों का स्वरूप बनाया गया है कि अगर कोई बच्चा इन सारे विषयों को लेता है तो वो आगे किस प्रकार से अपना भविष्य बनाएगा, और इस भविष्य को बनाने के लिए उसे क्या क्या फ़ायदा होंगे। जैसे कि जीव विज्ञान अगर वो ले रहा है तो बुक्स में वो इस प्रकार से वस्तुएं लेगा जिससे कि वो जीव विज्ञान शिक्षण के बारे में जान सके। और अगर वो फिज़िकल साइंस या भौतिक विज्ञान शिक्षण ले रहा है तो वो इस बारे में जान सकता है कि भौतिक विज्ञान का शिक्षण में किस तरह से काम होती हैं। अगर हम लोग देखें इसके जीव विज्ञान पढ़ने के जो फ़ायदे हैं, जो घटनाएं हैं, वो किस प्रकार से घटित हो रही है, इस बारे में अगर हम लोग देखें, जानें, तो ये देख पाते हैं कि अगर बच्चे को इस प्रकार से जानकारी चाहिए या देखने की बातें जो आ रही हैं, इसमें किन किन बातों को महत्वपूर्ण रूप में एक लाइफ साइंस या साइंस विषय में बताया जा रहा है, और ये एक स्कोप के रूप में, एक क्षेत्र के रूप में हर स्टूडेंट के लिए किस तरह से फ़ायदेमंद साबित हो रहा है। अगर हम लोग देखेंगे तो पाएंगे कि लाइफ साइंस की बात जब आ रही है तो इसमें ये बताया जाता है कि लाइफ साइंस पढ़ने से क्या क्या फ़ायदे आपके भविष्य में होंगे। जैसे कि लाइफ साइंस पढ़ने से आप भविष्य में एक अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं, एक अच्छे पशु चिकित्सक बन सकते हैं, एक अच्छे डेंटिस्ट बन सकते हैं, और एक अच्छे पशुपालक बन सकते हैं। फिशरीज़ में आप ट्राई कर सकते हैं, मछली पालन कैसे होगा, क्यों होगा। पॉलिट्री साइंस में आप पालन कर सकते हैं। पॉल्यूशन डिपार्टमेंट में, पॉल्यूशन के क्षेत्र में ये काम हो सकता है कि किस तरह से आज इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट हो रहा है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट में काम हो सकता है कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट में किस रूप में काम किया जा रहा है लाइफ साइंस के द्वारा। दूसरी बात है पॉलिट्री साइंस में है, डेयरी साइंस में है कि डेयरी साइंस में किस प्रकार से प्रबंधन हो रहा है। पशुपालन में है, पशुपालन में किस तरह से प्रबंधन हो रहा है। सेरिकल्चर है, सेरिकल्चर में किस प्रकार से सेरिकल्चर हो रहा है, किस प्रकार से रेशम के कीट हैं, रेशम के कीट का पालन हो रहा है, उसमें से किस तरह से रेशम निकाला जा रहा है, कितने स्टेज में रेशम के कीट जाते हैं तब जा कर के रेशम का एक धागा बनता है। ये सारी बातें हैं जो कि जीव विज्ञान में हैं। अनेकों और इसके अलावा हैं, जैसे कि वाटर साइंस है, ये भी लाइफ साइंस के अंतर्गत आता है। मेरीन साइंस है, मेरीन साइंस भी लाइफ साइंस के अंतर्गत आता है। मेरीन साइंस में जल जीव जितने हैं, जितने समुद्र में जी रहे हैं, जितनी बातें हो रही हैं, और चिकित्सा के क्षेत्र में तो है ही है। अनेकों और भी बातें हैं जो कि काफ़ी फ़ायदेमंद है। जैसे अगर एक व्यक्ति चिकित्सा के क्षेत्र में जा रहा है तो उसे उसके अगर अलावे और किस क्षेत्र में चिकित्सा के ही रूप में चिकित्सक मेडिसिन डिपार्टमेंट में ही वो जा सकता है। जैसे वो एक्सरे डिपार्टमेंट में जा सकता है, मनुष्य के बॉडी में एक्सरे और अल्ट्रासाउंड डिपार्टमेंट में जा सकता है। और मेडिसिन में अनेकों विभाग हैं, जैसे फार्मासिस्ट हैं और जैसे केमिस्ट हैं, ये सारे बहुत सारे अनेकों हैं। और इसके अलावा और भी बातें हैं
जो कि देखने के लिए हम लोग देख पाते हैं। अगर देखा जाए तो विज्ञान में जो बातें चल रही हैं इसके बारे में अनेकों साइंस और भी बहुत सारे स्कोप्स जुड़ते जा रहे हैं। अभी कंप्यूटर में भी बहुत सारे स्कोप्स जुड़ते जा रहे हैं जो लाइफ साइंस से रिलेटेड हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट में शिक्षक हैं अभी जो कि साइंस से हैं और बहुत सही ज़्यादा डेवलपमेंट एरिया दे रहे हैं शिक्षक इस क्षेत्र में। और अगर देखें तो अनेकों और भी डिपार्टमेंट हैं जो कि लाइफ को बहुत ही इजी बना दे रहे हैं जीवन में। अगर हम लोग देखें तो पौधे के विज्ञान में बहुत सारे हैं, बहुत सारे न्यू ब्रीडिंग निकल रहे हैं, माइक्रोबायोलॉजी हैं जो कि प्लांट के साइड में और एनिमल साइड में दोनों में ही काम आ रहे हैं। जो कि माइक्रोबायोलॉजी में अभी हम लोग बहुत सारी बातें देखते हैं, जैसे कि बहुत सारी बीमारियां हैं और उस बीमारियों को क्योर करने के लिए बहुत सारे वैक्सीन्स बनते हैं जो कि माइक्रोबायोलॉजी के थ्रू ही बन रहे हैं। और अनेकों साइंस हैं जो कि लाइफ साइंस के स्कोप को और बढ़ा दे रहे हैं। तो ये लाइफ साइंस है। और लाइफ साइंस के कॉन्सेप्ट में आज हम लोग देखें कि किस प्रकार से लाइफ साइंस का काम होता है और वो क्यों एक टीचर के लिए ज़रूरत है, एक स्टूडेंट के लिए ज़रूरत है। और अगर एक स्टूडेंट लाइफ साइंस को अपने लाइफ के लिए रखता है तो वो कहाँ तक और किस प्रकार तक एक स्टूडेंट को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा दे रहा है और उसका लाइफ किस प्रकार से सिक्योर हो रहा है लाइफ साइंस के थ्रू। एक टीचर किस प्रकार से लाइफ साइंस को देखता है, ये लाइफ साइंस कॉन्सेप्ट में समझ में आता है कि लाइफ साइंस कैसे काम करता है और एक टीचर को किस रूप में काम करना है, क्या देखना है लाइफ साइंस के द्वारा। ये इस पोर्शन में बताने की कोशिश की जा रही है।